और आज तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। सुबह हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, पानी मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया। चलो खैर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। आज पास्ता बनाने लगे बच्चों के लिए और हम लोगों के लिए। बहुत दिल चाह रहा था, मेरे पास ये लास्ट पैकेट पड़ा हुआ है। अब ये वाली जो है इसके साथ ये तो चलनी नहीं है, ये थिक वाली वर्मिसेली, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको मीठा बना लेती हूँ, तो चले कम से कम खाना अच्छी क्वांटिटी में हो जाएगा। कई लोग आप में से इतने हैरान होते हैं, आप लोग इतना खाना खाते हो। माशाल्लाह शहजाद जो है ना वो जिम जाते हैं, उनको वैसे ही ज़्यादा चाहिए होता है। मैं थोड़ा खाती हूँ, मैं दिन में एक बार खाती हूँ, एक बार ब्रेकफास्ट और एक बार मतलब मेन मील लंच में, लेट लंच करती हूँ और डिनर छोड़ देती हूँ। और बच्चे जो हैं, बच्चे माशाल्लाह दो दो दफ़ा खाते हैं, तो हमारी शायद डाइट ज़्यादा है, आई डोंट नो। आज ना हम चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनाएंगे। मिशारी का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन बेशमल सॉस के साथ। बेशमल सॉस की एक और रेसिपी आज आपसे शेयर करने लगी। पहले की हुई है लेकिन ये उससे डिफरेंट है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है और इजी बनेगी। आपको इसकी रेशो के लिए टेंशन नहीं रखनी पड़ेगी कोई भी। बेशमल सॉस बहुत से लोगों को मुश्किल लगती है, लेकिन मैं आपको ना ईजी वे से सिखाने लगी हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर चॉपिंग कर लूँगी। ग्रीन और रेड बेल पेपर है मेरे पास, प्याज पड़ी हुई है, उनको मैंने स्लाइस कर लिया ज़रा मोटा मोटा सा। और साथ में थोड़ा सा मैंने एक पीस चिकन का लिया है और इसकी क्यूब्स बना के ना इसको मैंने पका लेना। तो 3 टेबलस्पून मैंने लिया है मैदा और साथ में 3 ही टेबलस्पून मैंने बटर लिया है और साथ में मैंने लिया है 1 टेबलस्पून यानी 3 क्लोव्स आप कह लें गार्लिक की, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो यानी आपने मैदा और बटर इक्वल क्वांटिटी में लेना है, 3 टेबलस्पून मैदा और बटर। तो ये आप मैंने मेजरिंग स्पून लिए हैं और मेजरिंग कप, ताकि आपसे गड़बड़ ना हो। अच्छा, उनको मैंने अच्छी तरह से भून लिया हल्के फ्लेम पे। उनका कलर नहीं मैदे का चेंज होने दिया, लेकिन मैदा पक गया है ना, तो मैंने उसमें डाल दिया है दूध और 1 कप दूध डाला है। और अच्छी तरह से जब उसके लम्स ख़त्म हो गए हैं तो फिर मैं बाकी इसमें और 3 कप दूध डालूंगी। सो टोटल 4 कप दूध मैंने डाला है। और मैं इसमें आधा कप क्रीम भी डालूंगी। अगर आपने क्रीम नहीं डालनी, ये टोटली ऑप्शनल होता है। मैं आपको एग्जैक्ट रेसिपी इस तरह की सिखा रही हूँ कि बेशमेल सॉस बहुत क्रीमी होती है, इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट मेथड बता रही हूँ। और इसमें मैं 1 चिकन क्यूब डालूंगी, इससे तो फ्लेवर नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। चिकन क्यूब में नमक भी होता है, सो मैंने नमक नहीं डाला। आपने डालना हो तो चिकन क्यूब स्किप करनी है तो फिर नमक डाल लें, ब्लैक पेपर वगैरह डाल लें। मैं ब्लैक पेपर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें डाल लेनी है, तो बेशमेल सॉस में मैं ऐड नहीं कर रही। अच्छा, चिकन पूरी तरह से 100% पक गया ना, तो मैंने इसमें फिर डाल दिए वेजिटेबल्स और साथ में पेपरिका पाउडर डाल दिया है। और इसके अलावा ये डाल दिया है थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऑरेगेनो डाल दिया है और साथ में नमक डाल दिया है। ये सब चीज़ें डाल के तो मैं इसको स्टर फ्राई कर दूंगी कि वेजिटेबल्स थोड़ी सी ऐसे क्रंची भी रहें लेकिन थोड़ी सी सौते हो जाए। अब इसको मैं हल्के फ्लेम पे पका रही हूँ और ये सॉस ये देखें थिक हो गई है। हमें बस इतनी ज़्यादा थिक नहीं करनी इस पास्ता वाले मतलब यानी रेसिपी में। वैसे आप इसको और भी थिक कर सकते हैं पका के, या इसमें आप दूध 4 की बजाय इसमें 3.5 कप कर सकते हैं या 3 कप भी कर सकते हैं। तो हो गई इजी सी सॉस रेडी। अब इसकी मैं लेयरिंग कर लूँगी। पास्ता जो है ना वो ऑलमोस्ट ऐसे समझ लें कि 90% कुक हो चुकी है, तो मैंने इसकी लेयर बना ली है। एक यानी आधी पास्ता मैंने डाली है कैसरोल में और इसमें मैं आधी सॉस डाल दूँगी। ये देखें, अभी ये सॉस जो है वो ऐसे पतली पतली सी लग रही है, लेकिन ये भी थिक हो जाती है। और क्या होगा कि जब हम इसको बेक करेंगे ना, तो उतनी देर में कि जो पास्ता है ये भी सॉस को एब्जॉर्ब करेगी। इसके ऊपर मैंने ये सारी की सारी चिकन की स्टफिंग डाल देनी है, क्योंकि थोड़ा सा ही चिकन है, थोड़ी सी वेजिटेबल्स है, तो सेंटर में लेयर बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो बाकी मैंने इसके ऊपर डाल दी है आधी जो पास्ता बची हुई थी वो, और बाकी की सॉस भी इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको टॉप कर देंगे चीज़ से। तो इसको मोज़रेला चीज़ से ना, तो इसको हमने सिर्फ बेक करना है ऐसे कि जब तक ये ऊपर से ना इसका चीज़ ब्राउन सा हो जाए, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर हो जाए, बस हमने उतना सा इसको 220 डिग्रीज़ पे बेक करना है। बस एक टिप का आपने ख्याल रखना है कि जब आप इसे ऐसे 4-5 मिनट या हार्डली बेक होगा, टॉप वाली रॉड सिर्फ आपने हीट इसको देनी है ना, नीचे से बॉटम से आपको इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको जब ब्राउन हो जाएगा तो निकाल के आप इसको 10 मिनट के लिए रख दें, तो उससे क्या होगा कि ये सेटल हो जाएगा अच्छे से। फिर आप इसके पीसेस कट करके निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको दोनों रिजल्ट्स दिखाऊंगी कि मैं क्या कह रही हूँ। इसको मैंने डेकोरेट कर दिया है ग्रीन और रेड पास्ता कह रही हूँ बेल पेपर से। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। तो अब इसको मैंने बेक होने के लिए रख दिया अपर रॉड पे 220 डिग्रीज़ पे 5-6 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जितना भी। अच्छा देखें, फ़ौरन बच्चों को तो लगी हुई थी भूख, तो मैंने फ़ौरन निकाला ना, तो ये स्लाइस नहीं कटेंगे, ठीक है। इसको सेटल होने की ज़रूरत है, तो ये थोड़े से टूट जाएंगे। ये देखें जी,
बिखर गया ना टूट के, क्योंकि चीज़ भी है और बाकी चीज़ें भी हैं। तो अगर आप इसको सिर्फ 5-6 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट रख देंगे तो पास्ता ठंडी तो नहीं हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि पास्ता जो है ना वो सेटल हो जाएगी और आप इसके पीसेस काट के निकाल सकते हैं। इस तरह ये ख़राब नहीं हुई, दोनों तरह से ज़बरदस्त है, ये कुकड और बहुत मज़े की लगती है। लेकिन अगर बिल्कुल गर्मा गर्म खानी है तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर पीसेस कट करके सर्व करने हैं तो ये देखें, इस तरह से लजानिया की तरह आप इसे कट करके निकाल सकते हैं। तो ये देखा, ये बस मैं आपको डिफरेंस बताई थी। आपकी चॉइस है कि आप इसे किस तरह से सर्व करना चाहते हैं। ये देखें जी, हो गया ज़बरदस्त रिज़ल्ट। तो चलें अब चलते हैं, आज बजटिंग टिप जो है ना उसकी डिस्कशन करनी है मैंने आपसे। तो रिव्यू तो क्या ही देने, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ ही शेयर करती हूँ। जो चीज़ ज़रा सी भी अच्छी टेस्ट की ना हो तो मैं आपसे वो शेयर नहीं करती, मैं आपका रिस्क ज़ाया नहीं कराती अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें चलते हैं जी। आज मौसम बहुत प्यारा हुआ पड़ा है और वो देखें उस तरफ सी नज़र आ रहा है, उस तरफ वो नज़र आ रही है बिल्डिंग्स और मस्जिद वगैरह। तो मैंने आज सोचा बेशक बैकग्राउंड में लाइट ज़्यादा है ना, फ्रंट पे इतनी नहीं आ रही, खैर है गुजारा करते हैं। रमज़ान का महीना वो होता है कि हम लोग चूँकि रोज़े रखे होते हैं, फिर रोज़ा जब खोलते हैं तो उसके बाद फिर फ़ौरन थोड़ी देर बाद इशा के बाद तरावी का टाइम आ जाता है, तो फिर तरावी पढ़नी होती है और तरावी पढ़ने के बाद आके जल्द से जल्द सोना होता है, क्योंकि अगले दिन फिर सहरी के लिए उठना होता है। तो ये रूटीन अल्हम्दुलिल्लाह से पूरा महीना चलती है। तो मुझे ये लगता है कि हम घरों के अंदर ही रह जाते हैं रमज़ान के महीने में ज़्यादातर, तो वो चीज़ जो है ना काफ़ी कॉस्ट कटिंग करती है। तो अब मैं किस तरह से जो फर्दर कॉस्ट कटिंग किस तरह से करती हूँ, इस महीने का मैं बेस्ट यूज़ करती हूँ फाइनेंशियली भी, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ मैं तैयारी मेन्यू प्लानिंग से। पेपर पेन पकड़ लेती हूँ और मैं मेन्यू लिखना शुरू कर देती हूँ। 4 वीक का मैं मेन्यू लिख लेती हूँ। एक तो इस हैसल से आप बच जाते हैं कि आज क्या बनाना है अफ्तारी में, आज क्या करना है क्या करना है, तो एक तो उससे बच जाते हैं। दूसरा ये कि कुछ बनाने खड़े हो तो पता चले आपके पास आइटम ही नहीं है वो वाली, तो आपके पास वो इंग्रेडिएंट ही नहीं है, उस हैसल से भी बच जाएंगे। तो पहले सबसे 4 वीक का मेन्यू लिख लिया। अच्छा, अब उसके बाद पहले हफ्ते की ग्रोसरी लिस्ट देख लें और आइटम्स लिख लें कि क्या क्या चीजें इस पहले हफ्ते में आपके पास घर पे अवेलेबल हैं और क्या क्या नहीं है। जो चीजें नहीं हैं उनको आप लिख लें। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होता है कि मैं आती हूँ ग्रोसरी शॉपिंग करने। 2 तरह की मेरी ग्रोसरी शॉपिंग होती है, एक होती है मंथली और एक होती है वीकली। यूजुअली लोग मंथली शॉपिंग ही करके आ जाते हैं रमजान में कि जी सारे महीने की चीजें खरीद ली, 2-2 डब्बे ये, 2-2 डब्बे 4-4 चीजें लेके आ जाते हैं। लेकिन जो बीच में छोटी छोटी आइटम्स हैं वो तो कई दफा मिस हो गई होती हैं, तो हर हफ्ते फिर भी जाना पड़ता ही है। तो उस चीज को अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है कि जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मंथली ग्रोसरी मेरी का मतलब ये है कि सिर्फ आटा, दाल, चावल, देसी घी, ऑयल, बटर, केचप, बेसन, रूह अफ़ज़ा, चीनी, इस तरह की मेन बस आइटम्स, ये मेरी मंथली ग्रोसरी है। क्योंकि ये पूरे महीने में किसी भी दिन यूज हो सकती हैं, तो ये होनी चाहिए और ये ज्यादा क्वांटिटी में आती हैं, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, इस तरह से करके। तो ये होगी मंथली। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब ग्रोसरी लेने जाती हूँ तो मैंने जो लिस्ट साथ में रखी हुई थी पहले वीक की, वो भी लिस्ट साथ में मैंने ऐड की होती है। तो वो जो पहले वीक की शॉपिंग है वो भी मैं कर लेती हूँ। अब मेरी लाइफ आसान होगी, मैं घर आ गई और जनाब मेरे पास पहले वीक का सब सामान पड़ा हुआ है कि मैंने क्या शॉपिंग करनी है। हाँ, ड्यूरिंग दैट वीक कोई फ्रेश आइटम, फ्रेश प्रोड्यूस जैसे धनिया, मिर्चें, पुदीना, उनकी जरूरत जाहिर है पड़ती रहेगी, तो वो एक डिफरेंट चीज है, जाहिर है वो एक ताजी चीज है। अदरवाइज सारी ग्रोसरी शॉपिंग कर ली हुई है और पता है कि किस दिन क्या बनाना है, टेंशन खत्म। फिर दूसरी टिप मेरी कॉस्ट कटिंग की होती है मेक एंड फ्रीज। मेक एंड फ्रीज से ये फायदा होता है कि बाहर से सामान लाना नहीं पड़ता कि ये ना खा लें वो ना खा लें, समोसे खाने का दिल चाह रहा है, मेन्यू भी लिखा होता है तो उसमें मीठे वगैरह भी डाले होते हैं, तो मतलब चाहे मीठा खाने का दिल चाह रहा है, चाहे कुछ स्पाइसी, जो भी आपका दिल चाह रहा है ना, वो आपकी आइटम कोई ना कोई तो बन ही रही होगी। देखें कि हमारी जो सब कॉन्टिनेंट वाला एरिया है वहाँ पे भी कितना ज्यादा कैंसर बढ़ रहा है, तो बताना हम लोगों का फर्ज है कि ये चीजें सेफ नहीं है, इनको अवॉइड करें और घर पे बना के खाएं। तो अब क्या प्रॉब्लम होता है कि कई लोगों के फ्रीजर छोटे हैं, कई लोगों की जगह लाइट बहुत जाती है, तो उसमें ये किया जा सकता है कि आप वो जैसे होममेड चीजें हैं, जैसे होममेड समोसा है, कभी कभार वो बना ली जाए, तो पकोड़े बना लिए, पकोड़ों की वैरायटी होती है, वो बना के खा लिए, कभी कटलेट्स बना के खा लिए, इस तरह से करके डिफरेंट बहुत सारे ऑप्शन है, बना बनू के कभी कुछ खा लिया कभी कुछ। इतने बड़ा टेबल तो भरना नहीं होता, एक आध आइटम बनानी होती है, ठीक है। तो बहरहाल मुझे ये चीज कॉस्ट कटिंग में बहुत हेल्प करती है कि ना तो बाहर रात को धक्के खाने पड़ते हैं ऑफिस से आए में और बाहर जा के चीजें लाएं, तो ना ही जो है उन पे पैसे जाया होते हैं।
अब आ जाते हैं इफ्तार डिनर्स की तरफ। इतना खूबसूरत कल्चरल और रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ये इफ्तार डिनर्स का। सब इकट्ठे होते हैं, इफ्तारी करते हैं, फिर खाना शाना खाते हैं, फिर तरावी पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत टाइम होता है, क्या खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये। सवाब भी मिलता है इफ्तारी एक दूसरे की करवाने का, मिलने जुलने का एक बहाना होता है। लेकिन पाकिस्तान में जितनी महंगाई है, महंगाई ने कमर तोड़ दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि अब इतनी ईजिली ये इस तरह के इफ्तार डिनर्स मैनेज होते होंगे। मतलब मैं कहना कि चाह रही हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को प्लीज ना छोड़िएगा। आप जो है वो इफ्तार वन डिश इफ्तार कर सकते हैं, जिसमें आपके प्यारे जो है वो सब एक एक डिश लेके आ जाएंगे। कुछ फ्राइड आइटम्स ले आए, कुछ दही बड़े, फ्रूट चाट ले आए, कोई जो है वो सालन बना के ले आए और कोई चावल बना के ले आए, तो मिलके आप सब बैठ के एक जगह पे तो खा सकते हैं। रमजान का महीना होता है नेकियां समेटने का महीना। हर नेकी मल्टीप्लाई हो रही होती है, उसका रिवॉर्ड मल्टीप्लाई हो रहा होता है। हर मुसलमान की कोशिश होती है कि नेकियां करते जाएं और रिवॉर्ड समेटते जाएं। कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि जो इंसान हर एक से छुपा के करता है कि एक हाथ से दें दूसरे को पता ना चले, और कुछ नेकियां ऐसी होती हैं कि जो अल्लाह ने इजाजत दी हुई है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सबको दिखा सकते हैं। चाहे रोजाना एक एक दिरहम निकालें, ठीक है, या पाकिस्तानी रुपीज में आप जो भी आपको रीजनेबल लगता है अपने बजट के हिसाब से, लेकिन रोजाना अल्लाह की राह में चाहे तो कोई खाने पीने को किसी को रोटी खिला दें, किसी एक बंदे को आप देख रहे हैं कि किसी को सर्दी लग रही है उसको अपने घर से कोई कंबल ला के दे दें, तो छोटी छोटी नेकियां ये आप करते रहें। बहरहाल लेकिन यह है कि बजट की जहाँ तक बात है तो अपना एक बजट साइड पे पहले ही करके सोच लें कि ये मैंने रमजान में स्पेंड करना है। अब उस बजट में कौन कौन आ जाता है, उस बजट में उन लोगों को जरूर याद रखना है आपकी फैमिली में जो फौत हो चुके हैं, क्योंकि अल्लाह ताला जो फौत हो चुके हैं उन लोगों के भी दर्जात बुलंद कर देते हैं। माजिद महमूद की मैं वीडियो सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब लोग फौत हो चुके होते हैं तो जब उनके रैंक्स हाई होते हैं कब्र में, तो वो कहते हैं हम तो कोई नेकी नहीं कर सकते, तो हम कैसे प्रमोट हो गए हैं, हमारे कैसे रैंक्स हाई हुए हैं। तो फिर उनको बताया जाता है कि तुम लोगों जो दुनिया में तुम लोग जिनको छोड़ के गए हो उन लोगों ने तुम्हारे लिए इस अच्छा काम किया है और तुम लोग इस वजह से तुम्हारे रैंक्स हाई हुए हैं। तो मैं तो अपने दादी दादा, अपने नानी नाना, अपने ताया अबू और जो जो मेरे और रिश्तेदार हैं, मेरे खालू जो जो फौत हो चुके हैं, मैं उन सब के लिए जो है वो इंशाल्लाह करूँगी। आप लोग भी ज़रूर करना। चाहे फ़र्ज़ करें लेट्स से आपने जो है ना वो रोज़ाना सोचा हुआ है कि मैं तो सिर्फ 50 रुपये अल्लाह की राह में दूंगी, ठीक है। उस 50 रुपये में सोच लें 1 रुपया मेरे फलाने जो रिश्तेदार फौत हो गए उनकी तरफ से, 1 रुपया उनकी तरफ से, 1 रुपया उनकी तरफ से, ऐसे ऐसे करके। ज़रूरी नहीं है कि आपने बड़ी अमाउंट देनी है तो आपको बड़ा सवाब मिलेगा। ये सिर्फ नीयत होती है जिसको अल्लाह ताला देखते हैं। ये अमाउंट बड़ी से सवाब बड़ा नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को एक रोटी और आप थोड़ा सा सालन खिला रहे हैं तो उसी सिर्फ उतना ही खिला सकते हैं। उसी में आप ये नियत रख लें कि इसमें जो जो फौत हो चुके हैं ये उनको भी सवाब जाए और मैं जो ये कर रही हूँ मुझे भी इसका सवाब जाए, तो सबको जाएगा। ऐसा नहीं कि अब उनको चला गया और आपको नहीं जाएगा। तो मतलब अल्लाह ताला को इस चीज़ से नहीं कुछ भी चाहिए कि किसने ज़्यादा रकम लगाई है तो बस ही उसको सवाब ज़्यादा मिल रहा है। ये तो अल्लाह ताला का ही तो दुनिया का निज़ाम है ना। अल्लाह ताला ने बनाया हुआ, किसी के पास पैसा है ही ज़्यादा, किसी के पास कम है। जिसके पास कम है तो अब क्या उसे सवाब कम मिलेगा? नहीं, उसको सवाब ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो अपने बड़ी मुश्किल से निकाल के तो किसी की मदद कर रहे हैं। तो ज़रूरी इस चीज़ को ज़हन में रखना और अपनी बजटिंग जो है वो अल्लाह की राह में देने के लिए ज़रूर करना। और रमज़ान के 30 दिनों में से कोई एक भी दिन ना छोड़ना जिसमें किसी नीडी की आपने मदद ना की हो। ये बहुत बड़ी नेकी होती है और रमज़ान में इससे महरूम अपने आप को ना करना। आखिरी कॉस्ट कटिंग पॉइंट है ईद की शॉपिंग। ईद की शॉपिंग जो है वो मेरा ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी ईद कलेक्शन आएगी मैंने उसमें से लेना है। शुरू से ही मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मुझे जो अच्छा लग जाता है मैं ख़रीद लिया करती हूँ। तो पहले हमने, लेकिन लास्ट ईयर क्या मिस्टेक हुई थी, क्योंकि आखिरी अशरे में तो हम अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करने चले गए थे, तो कुछ फिर हमारे बिल्कुल आखिरी दिनों में कुछ चीज़ें जो रह गई थी लेनी पड़ी थी और कुछ हमने उम्रे पे जाने से पहले रमज़ान में खरीदी थी। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ था। इस बार इंशाल्लाह रमज़ान से पहले हमने अपनी ईद की कंप्लीट शॉपिंग कर लेनी है, क्योंकि आखिरी अशरे में तो सारा का सारा आखिरी अशरा जो है ना बस आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। इबादत के लिए सारा टाइम आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। ये नहीं कि ये स्टिचिंग खराब हो गई या दर्जी के पास जाना है, ये जूते लेने हैं बच्चों के, ये बच्चों की चूड़ियाँ लेनी है, ये बच्चे का कुर्ता लेना है, ये करना है वो करना है, और इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है बाहर। तो उन चीज़ों पे इस बार हम टाइम नहीं लगाएंगे। हम रमज़ान से पहले ही सारी ईद की शॉपिंग कर लेंगे। कोई बात नहीं, अगर ईद की कलेक्शन में से नहीं लिया तो क्या हो गया, अपनी मर्जी के जो भी आप पहनेंगे उसी से ही तो आपकी ईद होगी ना। तो चलें, इसके साथ इस वीडियो को मैं एंड करती
करती हूँ। मुझे बताइएगा आपको ये टिप्स कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।